हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं भूदेव शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछले वीडियो रिकॉर्ड में यानी पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कवि हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक जीवन के बारे में और उनके काव्य आत्म परिचय के शिल्प सौंदर्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके भावार्थ, उसके काव्य आत्म परिचय का भावार्थ के लिए। ठीक है, तो देखिए, यहां कवि ने अपने प्रिय की सुखद स्मृतियों में अपने आप को खो दिया, विरह की वेदना में पीड़ित है और दुखी होता हुआ अपनी प्रिय को याद करता हुआ कवि बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन यहाँ अपने प्रेमी की सुखद स्मृतियों में खोता हुआ अपने आप को प्रेम में खो देते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अरे, मैं तो सारे संसार के जीवन की उत्तरदायित्व निभाने की जिम्मेदारी लेता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इसके उपरांत भी मैं अपने जीवन में अपनी प्रिय की सुखद स्मृतियों को धारण करता हुआ प्यार को धारण कर रहा हूं। किसी प्रेमी ने मेरे हृदय में आकर मेरे हृदय रूपी वीणा के दो तारों को स्पर्श करके झकझोर दिया। मैं ऐसे प्रेम के दो तारों को धारण सांस के, ऐसे मैं अपनी जीवन रूपी सांस के प्रेम रूपी दो तारों को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय अपनी प्रेमी की सुखद विस्मृतियों में खोता हुआ कहता है कि कहते ना, प्रेम में कुछ भी यश करवा देती। हाँ, तो मैं अपनी प्रेमी की सुखद स्मृतियों में खोता हुआ सारे, कहते हैं कि सारे संसार के जीवन निर्वहन की उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मेरे ऊपर संपूर्ण संसार की जीवन निर्वहन करने की जिम्मेदारी है, इतना बोझ है। फिर भी मैं इतनी जिम्मेदारी होने के उपरांत भी मैं अपने जीवन में प्रेम की भावनाओं को बसाए हुए जीवन यापन कर रहा हूं। किसी प्रेमी ने मेरे जीवन में आकर मेरे हृदय रूपी वीणा के दो तारों को स्पर्श कर लिया, ऐसे सांस रूपी दो तारों को धारण करता हुआ मैं जीवन यापन कर रहा हूं। अब कवि प्रेम में आनंद प्राप्त करता है, ऐसी सुखद स्मृतियों को फिर धारण करता हुआ, और कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ,
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हुआ अर्थात प्रेम रस में डूबा हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। सदैव प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ। आपने एक कोटेशन सुना होगा कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। उसको प्रेमी को कुछ भी मतलब नहीं संसार से, वह तो अपने मन की बातें करता रहता है, अपने प्रेम में मस्त रहता है। तो ऐसी प्रेम की सुखद स्मृतियों को धारण करता हुआ कवि बच्चन कहते हैं कि मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ। अरे मैं तो स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हुआ अर्थात प्रेम रूपी रस का पान करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अभी बताया ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। कोई मतलब नहीं संसार से, प्रेम की मस्ती में मस्त है। मैं तो अपने प्रेमी के जीवन सुखद स्मृतियों में खोता हुआ प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हुआ, प्रेम रस का पान करता हुआ, प्रेम की सुखद यादों को ताजा करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे संसार से कोई औचित्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और मैं कभी भी इस संसार का कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे संसार से कोई औचित्य नहीं है, मैं कभी भी संसार का अपने हृदय में विचार ही नहीं करता। अब देखिए विडंबना, कभी पहली पंक्ति में तू कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। संपूर्ण संसार की उत्तरदायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी मेरी है। संपूर्ण संसार के उत्तरदायित्व को निभाता हुआ संपूर्ण संसार के भार को वहन कर रहा हूँ। एक तरफ तो संसार से संलग्न है, और फिर कह रहा है छठी पंक्ति में कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं ध्यान भी नहीं करता है, संसार का लेश मात्र भी अपने हृदय में विचार ही नहीं लाता। तो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हुआ है। जहां काव्य में एक पंक्ति में जो कथन कहा जाता है, जो भाव प्रकट किया जाता है, उसके विरोध में दूसरी बात कह दी जाती है, वह विरोधाभास। अब एक तरफ तो सारे संसार की जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात कर रहा है कवि, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस संसार का मुझसे कोई मतलब नहीं है, या मेरा संसार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ विरोध हो गया ना, एक तरफ तो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है और एक तरफ कोई मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है। यहाँ विरोधाभास का सटीक उदाहरण है। और प्रश्न भी बनता है कि एक तरफ तो कभी ऐसा कह रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कह रहा है, क्यों, क्या तात्पर्य है ऐसा। आगे देखते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यह संसार तो उन लोगों की बात करता है जो संसार का गुणगान करते हैं, और बिल्कुल सत्य बात है। भूदेव पूछ रहा उनको जो इसकी गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये भूदेव उन्हीं लोगों की बात करेगा जो इसकी गुणगान करेंगे, जो इसको जानते हैं, पहचानते हैं और कक्षा में तारीफ करते हैं। तो जग पूछ रहा उनको, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। यह संसार तो उन्हीं लोगों के बारे में बात करता है जो इस संसार का गुणगान करते हैं। एक तरफ किसी व्यक्ति को ले लीजिए कि यह भूदेव तो बड़ा स्वार्थी है, यह तो उन्हीं लोगों की बात करता है जो इसका गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। तो क्लास में उसी की बात करेगा, आज रामलाल नहीं आया, आज श्यामलाल नहीं आया, कहाँ गया है? और फलाने लाल को, डीके लाल को तो जानता ही नहीं है, तो रामलाल और श्यामलाल की बात क्यों करता है? क्योंकि रामलाल और श्यामलाल इसकी तारीफ करते हैं, इसलिए। तो संसार बड़ा स्वार्थी है। ये संसार के लोग उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो इस संसार का गुणगान करते हैं।
तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार बड़ा स्वार्थी है, यह संसार तो उन्हीं लोगों की बात करता है जो इस संसार का गुणगान करते हैं। अरे मुझे तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। अपने प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हुआ अपने हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं के गीतों को गाता रहता हूँ और उन्हीं का गुणगान करता रहता हूँ। अपने मन की बात का ही राजा हूँ। मैं निजी गुरु की उपहार लिए फिरता हूँ, सॉरी, मैं निजी गुरु की उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निजी गुरु की उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं, देखिए जब प्रेम आगे बढ़ता है तो प्रेम में क्या होता है, फर्क करने के लिए, पहचान करने के लिए एक भाव उत्पन्न होता है। क्या? उपहार लेना देना। कई अब देखिए जैसे खे को प्रेम करता है, लेकिन क्या गारंटी है कि खे भी कै को करता है कि नहीं करता है? जैसे मैं आपको स्नेह करता हूं कि मेरे 12वीं क्लास के बच्चे मेरा मान रखते हैं, नंबर लाते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, क्या पता आप मेरे से करते हो कि नहीं करते हो इसलिए है, या फिर मैं आपसे पता नहीं करता हूं कि नहीं करता हूं, आप मुझसे करते हो। तो क्या होता है, पुरस्कार लेना देना होता है कि साहब 90+ नंबर लाने के बाद क्या हमको सर ने पुरस्कृत किया है? तो क्या ऐसे सर हैं तो क्या हमने इनको कभी सम्मान से नवाजा? तो ये जब रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे में होगा, यानी कि पुरस्कार लेना देना होगा, तो निश्चित रूप से प्रेम की प्रगाढ़ता आएगी। तो यहां भी यही स्थिति खड़ी होगी, क्या कि मैं निज गुरु की उद्गार लिए फिरता हूं। मैं अपने हृदय की निकलने वाली भावनाओं, प्रेम जनित भावनाओं को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। हृदय से उद्गार, कैसे उद्गार? प्रेम जनित भाव के, यानी प्रेम से पगे हुए उद्गार, प्रेम की भावनाओं के उद्गार जो निकलते हैं, मैं ऐसी प्रेम की भावनाओं को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं और उन्हीं प्रेम की भावनाओं रूपी उद्गारों को ही प्रेमी का उपहार मानकर स्वीकार करता रहता हूं। प्रेम में उपहार लेना देना होता है। आप किसी को प्रेम करते हो और आपने उपहार दिया और उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिया तो डन, और यदि आपने उपहार दिया और उन्होंने कहा अच्छा 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 आजा और डंडा चले गए तो कैंसर। तो यहां पता चलता है कि प्रेम की कितनी प्रगाढ़ता है। तो मैं निजी उरु की उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निजी उरु की उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं तो अपनी प्रेम की सुखद स्मृतियों में खोता हुआ अपने प्रेमी की प्रेम जनित भावनाओं को ही धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं और प्रिय की सुखद स्मृतियों को ही प्रेमी का उपहार मानता हुआ और प्रेम जनित उद्गारों की भावनाओं को ही प्रेमी का उपहार मान करके स्वीकार करता रहता हूं। अरे यह संसार तो प्रेमहीनता के कारण यह संसार तो अधूरा है, ये प्रेम ही नहीं करता है, तो यहां प्रेम की भावना है ही नहीं। अतिशय वियोग के कारण कवि विचलित हो जाता है और कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार प्रेमहीनता के कारण अधूरा है और यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं तो स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने प्रेमी की सुखद स्मृतियों का ख्वाब देखता हुआ, स्वप्न लेता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ और सुखद सपनों के संसार को ही धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। नहीं आए समझ में तो आप मुझे बता सकते।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरुणी को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त रहा करता हूँ। यहाँ पर मन मोजो लिखा हुआ है आपके, इसमें ये करेक्शन होगा, भव मोजों पर मस्त रहा करता हूँ, मन मोजों पर नहीं। 2013 में चेंज हुआ है। 2010 की जो किताब थी उसमें बिल्कुल क्लियर था, एनसीईआरटी किताब में, उसमें मैंने देखा है। तो मन मोजों की जगह भव मोजों पर मस्त रहा करता हूँ। दोबारा सुनो कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार जग भव सागर तरुणी को नाव बनाए, मैं भव मुझों पर मस्त बहा करता हूँ। यह संसार की संसार में जो प्रेम की भावना है वह किस प्रकार से है, उस भाव को प्रकट करते हुए कभी कह रहे हैं प्रेम की अतिशय वियोग में कभी हृदय में जलने लगता है, दुखी होने लगता है, और कहता है कि प्रेम की वियोग के कारण मैं हृदय में जलने लगा और मनो हृदय में है आग उत्पन्न कर रहा हूं। ऐसी भावनाएं मेरे हृदय में उत्पन्न होने लगी हैं। अरे फिर कभी को क्या है, प्रेमी की ये तो वियोग की अवस्था में है, कभी जब अपनी प्रिय से वियोग की स्थिति को सामने देखता है, उसको वियोग की स्थिति जब सामने स्पष्ट होती है तो वह दुखी होने लगता है और कहता है कि मैं वियोग के कारण हृदय में जल रहा हूं और अपने हृदय में अग्नि उत्पन्न कर रहा हूं, अग्नि उत्पन्न करता हुआ दहा रहा हूं, जला रहा हूं। लेकिन प्रेमी की सुखद स्मृतियां जब उनके मनोमस्तिष्क में ताजगी देती है तो कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों ही अवस्था में प्रेमी की सुखद स्मृतियों के साथ में मदमस्त रहता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। संसार के लोग इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाता है। जग भव सागर तरुणी को नाव बनाए, संसार के लोग इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाता है। तो ये क्या होता है, तेरा किया आगे आएगा, जो बोया सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। गीता में कहा है क्या, कर्मणि वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तेरा किया आगे आएगा, जो बोया सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां भी कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपना स्थान सुनिश्चित करता है। तो कवि कहता है कि संसार के प्राणी इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात अपना कर्म करके संसार को पार करते रहते हैं। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो इस संसार रूपी समुद्र की लहरों पर प्रेम की सुखद स्मृतियों के साथ, मस्ती के साथ बहता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। भव मोजों, संसार रूपी समुद्र की लहर, मोजन लहर, लहरों पर प्रेमी की सुखद स्मृतियों को ताजगी देता हुआ, स्मरण करता हुआ तैरता रहता हूं, बहता रहता हूं। ठीक है, अगला देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का उन्माद यानी जवानी की मस्ती, मस्ती छा रही है, मध्यारो तो वो मस्ती जवानी। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं याद किसी की याद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि अरविंद साहब बच्चन कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं जवानी की मस्ती में मस्त होता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं और उस जवानी के नशे में ही मैं
वियोग के दुख को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। अर्थात मैं जवानी में ही वियोग की अवस्था में आ गया तो असहनीय दुख है, उस दुख को भी धारण करता हुआ मैं जीवन यापन कर रहा हूं। जो प्रेमी की सुखद स्मृतियां मुझे बाहर से तो हंसा देती हैं, दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं ऊपर से तो हंसता रहता हूं, अर्थात बाहरी रूप में तो हंसता रहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय से मैं दुखी होता हुआ, वियोग की भावना में दुखी होता हुआ क्या रहता हूं, रोता रहता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। हाय मैं ऐसी किसी प्रेमी की सुखद स्मृतियों को याद करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूं। अब यहाँ पर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न अलंकार। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जगे जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि सत्य को ढूंढने के लिए संसार के अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किए, लेकिन प्रयत्न करते हुए वे समाप्त हो गए, लेकिन किसी ने भी अभी तक सत्य को जाना है अर्थात नहीं जाना। फिर ये संसार के लोग नादान क्यों हैं, अर्थात नादान वही है हाय जहां पर दाना सोए। फिर नादान लोग वही निवास करते हैं जहां पर दाना होता है। अब यहां प्रश्न बनता है कि नादान कौन है और दाना कौन है। उद्योगपति, धनाढ्य वर्ग, जहां आजीविका के साधन हैं वह दाना है, और अभावग्रस्त, वंचित, दलित और निम्न तबका लोग, मध्यम वर्गीय लोग नादान हैं। तो नादान लोग वहीं रहते हैं जहां आजीविका के साधन होते हैं, अर्थात अभावग्रस्त, वंचित, गरीब लोग वहीं निवास करेंगे जहां पर आजीविका के साधन होते हैं। क्या भावार्थ यह है कि गरीब लोग वहीं निवास करते हैं जहां पर उद्योगपति होते हैं, धनाढ्य वर्ग रहता है। आपने भिखारियों के गांव में कभी भीख मांगते हुए देखा किसी को? क्यों, वो क्या भीख देंगे, वो ऑलरेडी भिखारी है। तो भिखारी कहां से भीख मांगेगा? जहां उसे भीख प्राप्त हो सकती है उस घर से भीख मांगेगा, और जो भीख नहीं देगा तो उससे भी ज्यादा गरीब वो कहां भीख देगा। तो ऐसे ही यहां पर कहा है कि संसार में संसार के प्राणी अनेक प्रकार से अनेक रूप में प्रयत्न कर चुके और मिट चुके, लेकिन अभी तक किसी ने सत्य को नहीं पहचाना। सत्य को पहचाना है क्या, अर्थात सत्य को नहीं पहचाना, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर प्रश्न अलंकार। नादान लोग वहीं निवास करते हैं, हाय नादान लोग वहीं निवास करते हैं जहां पर दाना होता है, अर्थात अभावग्रस्त लोग, वंचित लोग वहीं पर निवास करते हैं जहां पर आजीविका के साधन होते हैं या धनाढ्य उद्योगपति वर्ग रहते हैं। जब ये बात है तो क्या यह संसार मूर्ख नहीं है, जो इसको भी सीख रहा है, इस बात को भी जानना चाह रहा है? अर्थात ये संसार मूर्ख है क्या, जो इस बात को भी सीखने जा रहा है? अरे धिक्कार है संसार को, मैं तो ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भी बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, बुलाने की विधि सीख रहा हूँ, कैसे ज्ञान को कैसे बुला जाए, ऐसे भाव को क्यों सीखा मैंने, मैं इसको भी बुलाना चाहता हूँ। संसार के प्राणी सत्य को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार से अनेक प्रयत्न कर चुके और मिट चुके, किंतु अभी तक क्या किसी ने सत्य को पहचाना है, सत्य को ढूंढा है, सत्य को जाना है, अर्थात सत्य को नहीं पहचाना। दो चीज होती है, एक तो है वास्तविकता, क्या वास्तविकता, और एक होती है सत्यता। ये तो किसी के यहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, हम पहुंचे वास्तविकता में, वस्तु स्थिति में। हमने आंखों से देखा कि वो आया, उसने चाकू निकाला और उसने घुसेड़ दिया और वो मर गया। सब मैंने देखा, ये सत्य था, ये सत्य नहीं था।
सत्य तो परोक्ष है, इसके पीछे है कारण क्या रहा, क्यों उसने चाकू मारा उसको, और ये परोक्ष में है। इसलिए हम सत्य को नहीं जानते, हम वास्तविकता को जानते हैं, वस्तु स्थिति को जानते हैं, वस्तुतः को जानते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानते। तो यही है, सत्य को कोई नहीं जानता, वास्तविकता को जानता है। वास्तविकता और सत्यता में बहुत अंतर है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति में भी अंतर है, ऐसी वास्तविकता और वस्तु सत्यता में भी अंतर है। सभ्यता और संस्कृति को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग। तो यहां पर भी कवि कह रहा है क्या कि वस्तु सत्य को ढूंढने के लिए किसी ने अभी तक कितने प्रयत्न किए, लेकिन किसी ने भी इसको जाना है क्या, अर्थात किसी ने इसका भेद नहीं पता चला, इसको सत्य को नहीं पहचाना। अरे नादान लोग वही निवास करते हैं, अभावग्रस्त लोग, वंचित लोग, दलित लोग वही निवास करते हैं जहां पर उद्योगपति, धनाढ्य वर्ग या आजीविका के साधन होते हैं। जब इतनी बात है, वास्तविकता ये है, तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस बात को भी सीख रहा है, सीखना चाहता है? अतः संसार मूर्ख है क्या जो इसको भी सीख रहा है? अरे मैं तो ऐसे धिक्कार है संसार को, मैं तो ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भी भुलाने की बात सीख रहा हूं कि कैसे मैं अब ऐसे ज्ञान को भूलूं। कभी कह रहा है कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कि तूने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं, और देखिए यहां पर गौर कीजिए, ये और ये 3 बार आया है, जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए और जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग अर्थ प्रकट करें, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जोड़ा, यमक का मतलब होता है जोड़ा। तो और यहां मैं कोई दूसरा हूं, और यानी दूसरा, अन्य, ये यहां कनेक्टिव है, योजक शब्द है, संयोजक शब्द है ये। मैं कोई दूसरा हूं, और यह संसार मुझसे अलग है, और यानी अलग, और ये और यानी दूसरा, और ये और यानी कनेक्टिव है ये। तो मैं कोई दूसरा हूं और संसार मुझसे अलग है। बड़ा संसार का और मेरा क्या नाता, रिश्ता, कहां का नाता? मुझ में और संसार में कोई रिश्ता, नाता, संबंध नहीं। अरे कहते ना, तेरे जैसे 36 डोले हैं, रोज निकालो 36 तेरे जैसे, 360। तो ऐसे यहां पर कह रहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे न जाने कितने संसार में रोज बनाता हूं और रोज बिगाड़ता रहता हूं। इस संसार से मेरा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं कोई दूसरा हूं और ये संसार मुझसे अलग है। अरे भला मुझ में संसार में कहां का नाता, रिश्ता, संबंध? अरे मैं तो ऐसे संसार न जाने कितने ही बनाता हूं और कितने ही रोज मिटाता हूं। संसार के प्राणी जिस पृथ्वी पर वैभव संपन्नता के साधन जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को प्रत्येक कदम पर ठुकराता हुआ चलता हूं। अर्थात कवि के अतिशय वियोग के कारण और प्रेम की सुखद स्मृतियों के कारण कवि संसार से विलगित होना चाहता है, संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रखना चाहता और संसार को ठुकराने का प्रयास करता है। कवि का भाव ये था। तो अब आते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो आपको इस संपूर्ण काव्य का सह प्रसंग व्याख्या करनी है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा विरचित आत्मपरिचय नामक काव्य से लिया गया है, जो पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में अब यहां से यहां तक 4, 5, 8, 6 लाइन देता है। 6 लाइन का दूसरे 6 लाइन का अलग प्रसंग होता है, इसका अलग प्रसंग होता है। तो किस उस 6 पंक्तियों में किस संदर्भ में बात कर रहा है, मतलब किस टॉपिक पर बात कर रहा है किसका विवेचन कर रहा है, उसको आपको प्रसंग में डालना है और उसके बाद में आप अनुवाद करेंगे। और सिर्फ सौंदर्य के बारे में मैंने आपको जो 10 बिंदु बताए हैं, उन 10 बिंदुओं में से कोई 3 से 5 बिंदु उसमें आप विशेष में टिप्पणी में डालेंगे, ये आपका सह प्रसंग व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अब आइए गृह कार्य में लिखेंगे उक्त काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या करनी है। मैं पीडीएफ में व्याख्या नहीं भेज रहा हूं, आपको ऑफलाइन होगी तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगा व्याख्या।
अब यहाँ पर आपको ये व्याख्या बनानी है, नहीं आता है आपको कुछ समझ में, कमेंट्स करें या कॉल करें, है ना। फिर बाद में आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।